नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भारत और पाकिस्तान का विभाजन न होता तो क्या होता? इस परिदृश्य के बारे में सोचते समय सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वह है क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर के साथ साथ बाबर आजम और विराट कोहली के एक साथ खेलने से हमारे पास एक अद्भुत टीम हो सकती थी। लोग संभावित संगीत सहयोग और अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति और मीडिया पर प्रभाव के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सतही स्तर की चर्चाएं हैं। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और जानें कि अखंड भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा और इसका राजनीति और मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। इस बारे में गंभीर बातचीत करना और वास्तविक इतिहास के आधार पर यह समझने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है कि विभाजन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। भारत को 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों ने मानचित्र पर एक रेखा खींच दी जिसने कभी शांतिपूर्ण भूमि को विभाजित कर दिया, जिससे इतिहास में सबसे बड़े और सबसे खूनी मजबूर प्रवासन में से एक हुआ। क्या विभाजन के बिना हमारी स्थिति बेहतर होती? बंद आंखों से मैं अक्सर मेहदी हसन से मिलने के लिए सीमा पार करने की कल्पना करता हूँ। सपनों की कोई सीमा नहीं होती और वीजा की जरूरत नहीं होती। आइए वास्तविक इतिहास को समझकर इस चर्चा को शुरू करें, क्योंकि इससे हमें ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि विभाजन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। आइए वर्ष 1857 में वापस चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान, जब हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए थे। हालांकि अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया में अपनी फूट डालो और राज करो की नीति लागू की। 1880 के दशक के अंत में सैयद अहमद खान द्वारा पहली बार दो राष्ट्र सिद्धांत पर चर्चा की गई, जिससे हिंदू और मुस्लिम विभाजित हो गए। 1905 में बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों ने 1909 और 1919 में सुधारों के माध्यम से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करके लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित किया। इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ गए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार करते हुए लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि जैसा कि गांधी ने चेतावनी दी थी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देने का ये शॉर्टकट लंबे समय में हानिकारक होगा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी और 1923 में विनायक सावरकर ने हिंदुत्व के बारे में लिखा, एक राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों को शामिल नहीं किया गया था। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसमें अपने सदस्यों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में भाग न लें और मुसलमानों और ईसाइयों को दुश्मन के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे तेज हो गए, जिससे विभाजन की मांग को बढ़ावा मिला। 1933 में रहमत अली ने एक अलग मुस्लिम देश की मांग करते हुए पाकिस्तान घोषणा पत्र लिखा। 1940 में जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत को दोहराया, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है। विंस्टन चर्चिल जैसे ब्रिटिश नेताओं ने सोवियत संघ के खिलाफ बचाव के रूप में पाकिस्तान के विचार का समर्थन किया। 1945 में जब ब्रिटिश भारत में चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीती, जो पाकिस्तान के लिए समर्थन का संकेत था। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मतदान के अधिकार सीमित थे और जनसंख्या के केवल एक छोटे प्रतिशत को ही मतदान करने का अवसर मिला था। 14 अगस्त 1947 को विभाजन दिवस ने विभाजन को औपचारिक रूप दिया, लेकिन विभाजन की कहानी दशकों तक फैली हुई है। कांग्रेस सहित कई नेताओं और राजनीतिक दलों ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना और विभाजन की अनुमति न देने पर व्यापक हिंसा के डर के कारण उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए विभाजन को रोक सकते थे। गांधी जी ने जिन्ना को इसे छोड़ने के लिए समझाया।